नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका में आर्थिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रीय एयरलाइन बेचने का मन बना लिया है। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। अर्थव्यवस्था संकट से घिरी श्रीलंका की नई सरकार ने वित्तीय घाटे से उबरने और देश की माली हालत स्थिर करने के प्रयासों के तहत नई योजनाएं बनाई। सरकार के पास अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा नहीं, इसलिए सरकार ने नई करेंसी प्रिंट करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार राष्ट्रीय एयरलाइन को भी बेचने का मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि नई सरकार श्रीलंकन एयरलाइंस के निजीकरण की योजना है। उन्होंने बताया कि श्रीलंकन एयरलाइंस को मार्च 2021 को समाप्त हुए साल में 45 अरब रुपए का घाटा हुआ था। विक्रमसिंघे ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस घाटे का भार उन गरीबों को उठाना पड़े जिन्होंने कभी विमान पर पैर तक नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए नई करेंसी प्रिंट कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि देश के पास सिर्फ एक दिन का पेट्रोल स्टॉक बचा है और सरकार श्रीलंकाई समुद्री सीमा पर लंगर डाले खड़े कच्चे तेल के 3 जहाजों को भुगतान करने के लिए खुले बाजार से डॉलर जुटाने की उम्मीद कर रहे हैं। श्रीलंका में इस समय हालात कैसे हैं ये आप सभी जानते हैं। सत्ता परिवर्तन भले हुआ हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भी सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे फौरी तौर पर श्रीलंका को राहत मिलेगी। और इसके लिए मौजूदा सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द श्रीलंका में हालात सामान्य हो जाए। चलिए अब हम रुख करेंगे अगली खबर का। बात हम करेंगे रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन अब रूस और फिनलैंड में भी तनाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि फिनलैंड के नाटो में जाने के ऐलान पर रूस की तरफ से किसी बड़े एक्शन का भी जल्द ऐलान हो सकता है। रूस यूक्रेन में जंग जारी है और इस बीच रूस के खिलाफ कुछ और देश भी होते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप का भी विस्तार हो रहा है। हाल ही में फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन और प्रेसिडेंट सॉली निनिस्टो पहले ही इसको लेकर बयान जारी कर चुके हैं कि उनका देश नेटो में शामिल होने वाला है। और अब इसी को लेकर एक और बयान सामने आया है नेटो के हेड जेम्स स्टोलबर्ग का। उन्होंने कहा कि फिनलैंड को फास्ट ट्रैक मेंबरशिप देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ये घोषणा फिनलैंड के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात के साफ संकेत दे चुके हैं कि अगर फिनलैंड नेटो में जाता है तो इसके नतीजे फिनलैंड को भुगतने होंगे। पहले ही पुतिन साफ कर चुके हैं कि अगर फिनलैंड नाटो में गया तो रूस की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया होगी। हालांकि पुतिन ने ये कतई साफ नहीं किया था कि ये प्रतिक्रिया सेना की तरफ से की जाएगी या फिर किसी तरह का कारोबारी प्रतिबंध लगाया जाएगा। फिनलैंड की ओर से पहले से ही ये ऐलान किया जा चुका था कि वो नाटो का समर्थन करता है। अब ऐसे में अगर फिनलैंड नाटो में शामिल होता है, जाहिर तौर पर रूस की ओर से जो लगातार चेतावनी फिनलैंड को दी जा रही है उसका सामना फिनलैंड को करना पड़ेगा। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी कार्रवाई इस दौरान रूस फिनलैंड के खिलाफ अमल में लाता है। चलिए हम रुक करेंगे अगली खबर का। कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। कान फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो संदेश के साथ किया जाएगा। इस साल कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण की शुरुआत रूस के हमले का सामना कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश के साथ मंगलवार को की, जो कि 28 मई तक चलेगा। इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण दूसरे दिग्गज कलाकारों के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा बनी है। इस फेस्टिवल की शुरुआत दीपिका पादुकोण ने अपने साथ की दूसरे जूरी मेंबर संग डिनर नाइट एंजॉय करते हुए की। उन्होंने कहा कि बड़ा सम्मान है, ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमारे देश ने बहुत कुछ बार देखा है। जब भी हमें अवसर मिला हमने इसे विनम्रता और कृतज्ञता के साथ दिया है। वहीं कान फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो संदेश के साथ किया जाएगा। शुभारंभ के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। भारतीय पवेलियन के शुभारंभ पर अनुराग ठाकुर के नेतृत्व वाले 11 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल की भी मौजूद रहने की उम्मीद है। यह कान फिल्म बाजार में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर घोषित किया गया है। तो कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है और भारत इस दौरान काफी ज्यादा अच्छे अंदाज में आपको नजर आएगा। बहुत से
हसीन हस्तियां इस दौरान रेड कार्पेट पर उतरेंगी। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का और बात करेंगे देश की ज्ञान व्यापी मामले में वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई को टाल दिया गया। कोर्ट में 3 याचिकाओं को लेकर सुनवाई होनी थी। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ज्ञान व्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट में कल दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते इसे टाला गया। विशेष सचिव की टिप्पणी से नाराज वकीलों ने कार्य बहिष्कार का फैसला किया है। इसी बीच हिंदू पक्ष ने बनारस बार एसोसिएशन को एक पत्र लिखा। पत्र में मांग की है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद की सुनवाई बेहद अहम है, इसलिए ज्ञान व्यापी पक्ष से जुड़े वकीलों को काम करने की अनुमति दी जाए। दरअसल ज्ञान व्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में 3 बिंदुओं को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें वजू के स्थान को शिफ्ट करने की मांग की गई। बड़े नंदी के सामने बंद दीवार को तोड़े जाने की मांग और कथित शिवलिंग की नापजोख कराने की मांग की गई है। अर्जी की इन मांगों पर सुनवाई की जानी थी। साथ ही मुस्लिम पक्ष आज अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव की तरफ से एडवोकेट पर की गई टिप्पणी को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में वकील ने हड़ताल का ऐलान किया। गौरतलब है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे में हिंदू पक्ष ने वजूखाने की जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया। उसने कोर्ट से इस स्थान को सील करने के साथ साथ सुरक्षा देने की मांग की थी। अब ऐसे में सुनवाई को लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बीच बयानबाजी का दौर भी लगातार देश में चल रहा है। एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। जब हम रुक करेंगे अगली खबर का और बात खेल जगत से जुड़ी खबर की करेंगे। आईपीएल में मुंबई इंडियंस को एक बार फिर से हार मिली है। सनराइजर्स हैदराबाद की जीत में राहुल त्रिपाठी चमकते हुए नजर आए। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच हुआ। एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए 193 का बड़ा स्कोर बनाया और एक बार फिर टीम के खिलाड़ी राहुल त्रिपाठी बेहतरीन फॉर्म में दिखे। राहुल त्रिपाठी ने 76 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी टीम को बड़े स्कोर की तरफ ले गए। सनराइजर्स हैदराबाद को इस मैच की शुरुआत में झटका लग गया था और अभिषेक शर्मा सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। उसके बाद राहुल त्रिपाठी क्रीज पर आए और शुरुआती कुछ बॉल देखने के बाद उन्होंने जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया। राहुल त्रिपाठी ने अपनी पारी में 44 बॉल खेली, जिनमें 76 रन बनाए, जिसमें 9 चौके 3 छक्के शामिल रहे। राहुल त्रिपाठी ने इस इनिंग में 172 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। आखिर में तेजी से रन बनाने के चक्कर में राहुल त्रिपाठी अपना विकेट गंवा बैठे। इस सीजन में राहुल त्रिपाठी शानदार फॉर्म में रहे और लगातार अपनी टीम के लिए उन्होंने स्कोर किया। राहुल त्रिपाठी ही सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस सीजन के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। तो राहुल त्रिपाठी की ओर से शानदार प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन की तारीफें सोशल मीडिया पर भी खूब देखी जा सकती है। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सीएम आवास का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने रोका। क्या कुछ रहा, देखिए 1 मिनट में। पंजाब के किसान गेहूं खरीद पर बोनस और 10 जून से धान की बुआई शुरू करने समेत कई मांगों को लेकर राज्य की राजधानी जाने से रोके जाने के बाद चंडीगढ़ मोहाली सीमा के पास धरने पर बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विरोध को अनुचित और अवांछनीय करार देते हुए किसान यूनियन से नारेबाजी बंद करने और पंजाब के घटते जल स्तर को रोकने के लिए राज्य सरकार का साथ देने के लिए कहा। मान ने कहा कि किसानों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन खोखले नारे घटते जल स्तर पर लगाम लगाने के उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकते। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक किसान के बेटे हैं और फसल उत्पादकों की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ है। मोहाली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकने के लिए अवरोधक लगाने के साथ साथ पानी की बौछार छोड़ने के लिए वाहन तैनात किए। चंडीगढ़ पुलिस ने भी इसी तरह के सुरक्षा इंतजाम किए हैं। कई किसान संगठनों ने केंद्र की तरफ से पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर 1 साल के लंबे आंदोलन की तर्ज पर चंडीगढ़ में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया। तो किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और अपनी मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी है, प्रशासन के सामने रखी है। देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन कब तक उनकी मांगों को मानता है। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल मंगलवार को चरखी दादरी पहुंची। खेलो इंडिया गाने पर बच्चों ने इस दौरान जमकर धमाल मचाया, डांस किया। क्या कुछ रहा खास, देखिए सिर्फ 1 मिनट में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल चरखी दादरी पहुंची, जिसका स्वागत हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन राजदीप फोगाट और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। इसी के तहत बलिदान स्टेडियम में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत हुई राहगिरी कार्यक्रम में खेलो इंडिया गाने पर बच्चों ने जमकर धमाल किया। वहीं प्रतिभाओं ने अपना प्रदर्शन करते हुए खेलों को बढ़ावा देने के लिए संकल्प लिया।
बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम 4 से 13 जून तक पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। वहीं इसके कुछ मुकाबले चंडीगढ़ में भी आयोजित किए जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन राजदीप फोगाट ने कहा कि सच्ची लगन और मेहनत के बल पर ही खिलाड़ी अपने हुनर को तराश सकता है। तो है कि जिम्मेवारी से इस कार्यक्रम को हम सफल कराएं, पूरा हरियाणा मिलकर, और आशा हर एक को रहती है कि अपना प्रदेश, अपना क्षेत्र आगे बढ़े। तो हमें आशा है कि हमारे खिलाड़ी हरियाणा। चरखी दादरी के बलिदान स्टेडियम में पहुंची खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल की, जहां खिलाड़ियों और लोगों ने भव्य स्वागत किया, वहीं अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत हुई राहगिरी कार्यक्रम में खेलो इंडिया गाने पर बच्चों ने जमकर धमाल मचाया। तो खेलो इंडिया के जरिए बच्चों में लगातार खेल के प्रति प्रोत्साहन यहाँ पर और रुचि को लेकर ये कोशिश की जा रही है कि बच्चे आगे आएं, खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वैसे भी हरियाणा को मेडल फैक्ट्री कहा जाता है, बहुत सारे मेडल पूरे वैश्विक पटल पर अगर बात करें तो हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जिसने देश की झोली में सबसे ज्यादा डाले हैं। चलिए हम रुक करेंगे अगली खबर का। जीन को हरा भरा बनाने और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वन विभाग ने 4 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा है। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। जींद में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए आगामी मानसून से पहले वन विभाग ने जिले में 4 लाख पौधे लगाने का टारगेट किया है। इनमें से 1 लाख पौधे बच्चों को निःशुल्क दिए गए। 1.5 लाख पौधे हर गांव पंचायत के हिसाब से बांटे जाएंगे, जिन्हें गांव के तालाब और आसपास के सार्वजनिक जगहों पर लगाया जाएगा। इस बार विभाग का अंदाजा है 4 लाख का, और हम इससे ज्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये एक आइडिया है कि 4 लाख तो हम लगाएंगे। और इस 4 लाख से अलग भी हमारी कई स्कीमें हैं, जिसमें कि पौधागिरी जो हमारी स्कीम है 6ठी से 12वीं क्लास तक के बच्चों को हम पौधे देते हैं, और इसमें भी हमारे 1.25 लाख के करीब पौधे जाएंगे। और ऐसे एक जल शक्ति अभियान है, उसमें भी हमारे इतने के लगभग पौधे जाएंगे 1.25 लाख के करीब। करीब 3 साल पहले भी स्कूलों में हर बच्चे को पौधे देने की योजना शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना के चलते योजना बीच में बंद हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से वन विभाग ने योजना पर काम करना शुरू किया। विजेंद्र कुमार, जींद खबरें अभी तक। तो प्रशासन का ये प्लान है ताकि जींद एक बार फिर से हरा भरा बने, वहीं दूसरी तरफ बच्चों में भी पर्यावरण को लेकर प्रोत्साहन जगे। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। यमुनानगर के जोगादरी में एक पेंट की दुकान में आग का तांडव देखने को मिला, जहां दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो चुका है। यमुनानगर में जोगादरी के मटका चौक पर एक पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से आवाज सुनकर आसपास लोग मौके पर जमा हो गए। वहीं सूचना देने पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जो 4 बजे मेरे को फोन आया पड़ोसियों का कि आग लगी, आ जाओ। आया हूँ तो ये खत्म का क्या काम का जाएगा, जब तक मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। मौके पर पहुंचे जिला फायर अधिकारी प्रमोद दुग्गल की माने तो उनको जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने तुरंत 2 गाड़ियां रवाना कर दी और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान होने के बाद हमने इमीडिएटली 2 गाड़ियां मूव कर दी। यहाँ गए, पता लगा कि आग ज़्यादा है, उसके बाद हमने 3-4 गाड़ियाँ और भेजी, लेकिन उससे पहले भी एक कारण के बाद फैक्ट्री में आग लगी हुई थी, हमारी 3-4 गाड़ियाँ वहाँ गई हुई हैं। वहीं आसपास की दुकानों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितना विकराल रूप धारण कर चुकी थी। वहीं अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि आग लगने के पीछे की क्या वजह है। तो आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लाखों के सामान का नुकसान यहां पर हो गया है, क्योंकि सब कुछ जलकर राख हो गया। अंदाजा आप इस भीषण आग का सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि दमकल विभाग की कई गाड़ियां यहां मौके पर पहुंची, कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड मारी और नियमों को दरकिनार कर अवैध रूप से चलाए जा रहे ईंट भट्टों पर कार्रवाई उनकी ओर से की गई। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। हरियाणा में चल रहे अवैध कारोबार और कारोबारियों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम दबिश दे रही है। सोनीपत में पिछले कई दिनों में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम एक्शन मोड में नजर आई। पिछले हफ्ते बर्फखानों पर कार्रवाई की गई, तो मंगलवार को खरखोदा इलाके में चल रहे ईंट भट्टों पर कार्रवाई की गई। भट्टा मालिकों में सनसनी फैल गई। छापेमारी में विभागों के अधिकारी मौजूद रखे। ईंट पकाने के लिए कोयले पर कच्चे रबड़ का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि बैन है। गुप्त सूचना के आधार पर ही कार्रवाई की गई। खरखोदा में सूचना मिल रही थी, जो भट्टे चल रहे हैं उसमें ईंधन के रूप पर रबड़ का वेस्ट प्रोडक्ट कोयले के साथ मिलाकर यूज़ किया जा रहा है, जिसकी सूचना पाने पर पॉल्यूशन विभाग को, खाद्य आपूर्ति विभाग को व सीएम फ्लाइंग ने एक जॉइंट रेड की, जिसमें सूचना सही पाई गई और उस सूचना के आधार पर अभी कार्रवाई की जा रही है।
कई भट्टों को भी चेक किया जा रहा है। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सही ढंग से जवाब न मिलने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नितिन अंतिल, सोनीपत खबरें अभी तक। तो यहाँ पर सीएम फ्लाइंग टीम की ये रेड यहाँ पर की गई, इसके बाद जो अनियमितताएं मिल गई उनको लेकर यहाँ पर सवाल जवाब भी किए गए। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। पलवल में युवक का शव झाड़ियों से मिला है, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए सिर्फ 1 मिनट में इस पूरी खबर। यूपी के अलीगढ़ के उदयपुर गांव से पलवल लाकर एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। मृतक का शव झाड़ियों से मिला है। परिवार के लोगों ने उससे 2 से 3 बार फोन पर बात की। बताया कि हामिदपुर तक पहुंच गया है, जहां उसने बाइक को किसी दुकान पर छोड़ दिया है। आगे गाड़ी से पलवल के लिए जाने वाला है, लेकिन उसके बाद परिवार के लोगों से कोई बातचीत नहीं हो पाई। परिजनों ने कहा कि 15 मई को जब उसका कोई संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने 16 मई को टप्पल थाने में जाकर गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पापा घर से क्या कर रहे थे, मैं तेरी दीदी के यहाँ जा रहा हूँ ना, तो फिर पापा ने कह रहे मैं टप्पल मोटरसाइकिल खाड़ी कर जाऊँगा। टप्पल से फिर हमने फोन दिया पापा ने, तो पापा कह रहे मैं हामिदपुर पहुँचा हूँ। फिर हामिदपुर से फिर हमने दोबारा फ़ोन किया तो ब्लैक में नंबर डाला। हत्या कब और किसने की, इसका भेद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद के सामने आएगा। परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट गया है। बताया गया कि मृतक के 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियों की शादी कर चुका है, 3 बच्चे अभी छोटे हैं। तो यहाँ पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी तरफ परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन क्या कुछ है पूरा मामला, ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। रोहतक में हथियारों के जखीरे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दरअसल दोनों आरोपियों को सीआईए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी किसी की हत्या करने की फिराक में थे, लेकिन इतने में सीआईए पुलिस मौके पर पहुंच गई। रोहतक पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। पकड़े गए दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया गया, ताकि रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा सके। दरअसल रोहतक के सीआईए 2 को सूचना मिली थी कि सांपला के खरावड़ गांव के पास कुछ युवक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं। सीआईए 2 की टीम मौके पर पहुंचते ही आरोपियों ने टीम पर फायरिंग कर दी। जैसे टीम उनके पास गई है तो पाया गया लगभग 25-30 मीटर दूर पाया गया कि लगभग 3 लोग वहाँ पर थे। एक i20 वाइट कलर की गाड़ी थी। तो जैसे उनको रोकना चाहा तो एक तो i20 लेके फरार हो गए। बाकी 2 लोगों ने फायर किया है 20-25 मीटर से दूर एकदम अनाप शनाप फायर करके। जब उनको पता लगा कि यह i20 काफ़ी बड़ी है और AK-47 है, तो फिर वो खेतों की तरफ भाग लिए। तो उसके तुरंत बाद वही मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी भागने में कामयाब रहा। पुलिस बाकी के 2 आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आरोपियों की मंशा क्या थी। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। देखना ये होगा पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और आगे इन पर क्या कार्रवाई की जाती है। रुक करेंगे हम अगली खबर का। पानीपत रेलवे स्टेशन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे स्टेशन के समीप लोगों को जोर से धमाके की आवाज सुनाई दी। स्टेशन पर मौजूद लोग जब मौके पर पहुंचे तो धमाके की वजह को देखकर दंग रह गए। पानीपत रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानीपत रेलवे स्टेशन पर पानीपत से गुजरात जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। गनीमत रही कि जिस समय मालगाड़ी के दोनों डिब्बे पटरी से नीचे उतरे, मालगाड़ी खाली थी और माल लेने के लिए गुजरात जा रही थी। लेकिन पटरी से मालगाड़ी के गिरते वक्त जो आवाजें सुनाई पड़ी उसने सभी को परेशान जरूर कर दिया। ये 17:30 पे हुआ था ये गाड़ी। हाँ, ये 17:30 पे हुआ था और ये 2 लोड वहाँ से वहाँ जा रहे थे, गुजरात जा रहे थे बोली से, और खाली हैं दोनों के दोनों में, कभी कोई लोड नहीं है। क्या सूचना मिली थी? सूचना यहाँ पे ट्रेन ड्यूटी स्टाफ था, उसने आवाज़ सुनी, जैसे ही पता चला उसने तुरंत उसको स्टेशन मास्टर को बोला। बता दें कि ये मालगाड़ी पानीपत रिफाइनरी के लिए गुजरात से केमिकल लेकर पानीपत पहुंचती थी, लेकिन जैसे ही ये रिफाइनरी पानीपत स्टेशन को क्रॉस करने लगी तो हादसा हो गया और मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। लेकिन मालगाड़ी के खाली होने के कारण किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर गनीमत ये रही कि मालगाड़ी खाली थी और किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बावजूद इसके लगातार तलाश की जा रही है उन वजाहतों की कि क्यों मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। रुक करेंगे हम अगली खबर का। बात हम करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में लगातार तलाशी और चेकिंग का काम जोर शोर से चल रहा है। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, कंपनी या फिर घरों में रहने वाले किराएदार, फरीदाबाद पुलिस सभी की जांच कर रही है।
मोहाली विस्फोट और करनाल में मिले आतंकवादियों के बाद फरीदाबाद में लगातार तलाशी और चेकिंग अभियान तेजी से चल रहा है। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, कंपनी या फिर घरों में रहने वाले किराएदार, फरीदाबाद पुलिस सभी की जांच कर रही है। डीसीपी कौशल सिंह की माने तो फरीदाबाद पुलिस संदिग्ध गतिविधियों को लेकर काफी सक्रिय है। फरीदाबाद के उद्योगपतियों से भी इसको लेकर पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि कंपनियों के अंदर आने वाले सामान की जाँच करें और उसके बाद ही उसे अंदर जाने दें। फरीदाबाद में पुलिस बसों के अंदर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है और साथ ही यात्रियों की जाँच की जा रही है और साथ ही उनके सामान की भी। आजकल पिछले कुछ दिनों से हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में उग्रवाद से संबंधित कई घटनाएं सामने आ रही हैं। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम अपने अपने एरिया में पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने आसपास सारी जगह को भीड़ भाड़ वाले स्थान पर थोड़ा ध्यान रखें। कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसकी सूचना दें। वहीं डीसीपी ने आमजन से आह्वान किया है कि वो अगर कहीं भी कुछ सामान मिलता है तो उसकी सीधी शिकायत पुलिस को करें। अनिल राठी, फरीदाबाद, खबरें अभी तक।